हेलो एवरीवन, आप सभी का बीबीपी यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए सेकंड मॉडल पेपर लाए हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का। ठीक है ना। आपको पता है कि ऑलरेडी आपका एक मॉडल पेपर अपलोड हो गया है जो कि लाइव आए थे। आज हम आपका सेकंड मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं भैया। सेकंड मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया है, आपका एक पेपर तो हो गया है, आपका इसके बाद बायोलॉजी का ही पेपर है। तो हमने बोला था कि आपको 5 मॉडल पेपर देंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको 5 मॉडल पेपर दे दें। ठीक है ना। नहीं हो पाते जितना हो सकेगा ट्राई करेंगे कि उतना आपको मॉडल पेपर दे दिया जाए भैया। तो जैसा कि आज आपका सेकेंड लेक्चर है, ठीक है ना, सेकेंड मॉडल पेपर है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो आ जाइए भैया। तो देख लीजिए आपका एक 2023 का कोड जो है आप सेट नंबर 2, सेट फर्स्ट आपका सॉल्व करा दिया गया है। आज सेट 2 है भैया। सेट 2 में देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आया है, सबसे पहले तो आपको पता होता है कि सेक्शन वाइज आते हैं और सेक्शन वाइज में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। कैसे प्रश्न रहते हैं भैया? बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो ध्यान दीजिए कहा गया यहाँ पे पहले बहुविकल्पी में क्या कहा गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। दैट मीन्स कह सकते हो कि आंसर भी दिया रहता है, बस आपको आंसर को पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है भैया। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। कह रहे हैं कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है ना, बीजांड वृंत जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? तो आपको बता दे भैया, वो क्या कहलाता है? नाभिका कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? नाभिका। दैट मीन्स हाइलम कहलाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? आपको ये टिक कर देना है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको हम नाभिका कहते हैं। दैट मीन्स हाइलम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टीबी के टीके का नाम, टीबी के टीके का नाम है। टीबी के टीके का नाम आपका क्या है भैया? BCG। क्या है? BCG होता है। क्या है भैया? BCG। किसका नाम है? टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG है। इसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में रामदेव मिश्रा को, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें तो आनुवंशिकी आपने पढ़ा होगा, आनुवंशिकी में रामदेव मिश्रा का कहीं भी नाम नहीं आया है। आपने मानव विकास पढ़ा होगा, मानव विकास में भी रामदेव मिश्रा का नाम नहीं आया है। आपने जैव प्रौद्योगिकी पढ़ा है, जैव प्रौद्योगिकी में भी रामदेव मिश्रा का नाम नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि ये किस अध्ययन के जनक हैं? तो भैया इनको हम पारिस्थितिकी का कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया भैया? आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या कह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? तो आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आज हम सभी फील्ड में कर रहे हैं। सभी फील्ड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है चिकित्सा में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम चिकित्सा में भी करते हैं, कृषि में भी करते हैं, पारजीव जीवों में भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो तीनों सही हैं। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन क्या रहेगा? चौथा रहेगा इनमें से सभी में। क्लियर है भैया? इसके बाद आ जाइए, अब आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको एक एक नंबर मिलता है भैया। इसके बाद आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अगर हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं भैया तो आपको बता दें यहाँ पे आया है 1 नंबर का क्वेश्चन, और 1 नंबर का क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन पूछता है आपको वैसा ही आंसर लिखना है। आगे आंसर आपको दिखाएंगे, पूरा टाइप लिखा गया है भैया, हैंड रिटन नोट्स आपको लिखा गया है, वो टोटल आपको दिखाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न में, देखिए क्या लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण क्लास 11th में पढ़ा होगा भैया। तो अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं,
एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से यानी कह सकते हो कि या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और मृदा से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं भैया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं भैया, ये भोजन बनाते हैं। भोजन का मतलब क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज पहले, लेकिन हम इसकी बैलेंसी बराबर करेंगे भैया। यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो दैट मीन्स अब आपका 12 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे आपके 18 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो यहाँ भी आपका 18 ऑक्सीजन होना चाहिए। 6 और 6 + 2 कितना होगा, 6 × 2 12 हो गया, प्लस 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं तो टोटल 18, बैलेंसी बराबर हो गई। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आप लोग यहाँ आंसर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। कैसी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। यहां पे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो अब आप लोग बताइए कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। अगर हम बात करते हैं, आपको बता दें डीएनए अणु को तोड़ने का काम जो करता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है भैया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। चलिए भैया ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन आया क्या, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए स्लाइड ब्लैंक है, आ जाइए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको बताएं डीएनए को जो तोड़ता है एंजाइम उसको हम कौन सा एंजाइम कहते हैं, विदलन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कौन सा एंजाइम कहते हैं, विदलन एंजाइम कहते हैं। तो विदलन एंजाइम जो होता है डीएनए अणुओं को तोड़ता है। विदलन एंजाइम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम बात करते हैं विदलन एंजाइम की, तो विदलन एंजाइम क्या करता है, डीएनए अणुओं को तोड़ने का काम करता है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा आपका होता है एक्सोन्यूक्लियस। तो आपको बता दें एंडोन्यूक्लियस जो होता है यह इनसाइड, दैट मीन्स कि जो अंदर के बॉन्ड होते हैं, दैट मीन्स कि मिडिल के पार्ट को कट करता है। दैट मीन्स आपको समझा दे अगर हम यहाँ पे, तो मान लीजिए एक कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड को बीच से कट करने का काम कौन करता है, मिडिल से कट करने का काम कौन करता है, तो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। बट अगर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है डीएनए के स्ट्रैंड को साइड से कट करने का काम करता है, साइड से कट करने का काम करता है। क्लियर है भैया, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बट आपको आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे आया है क्वेश्चन में, क्या आया है क्वेश्चन में, यही आया है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो आपका क्योंकि 1 नंबर का है, आपको टाइम भी बचाना है, टाइम को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया था, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भैया, विदलन एंजाइम, विदलन एंजाइम। और हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको 1 नंबर का जो भी आता है आप उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में ज़रूर लिख दिया करिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
ठीक है भैया, यहाँ तक आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो आपको पता होगा। आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें। आपको बता दें कि आपको पता है कि जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें गुणसूत्रों का नंबर कितना होता है, संख्या क्या होती है? आप लिख सकते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट मीन्स गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग। तो आप कितना लिखेंगे भैया? 46। आपको पता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसके बाद आ जाएगा कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग, तो कितना होगा भैया? 23। जब आप 46 को जोड़े में कर दोगे भैया, तो कितने होंगे? आधा कर दोगे, 46 का आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आपको पता हो गया कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्यों में नहीं, जोड़े में कितने पाए जाते हैं? 23 पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन बींग। आप कितना बताओगे भैया? 44। यहीं पे आ गया पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन बींग, तो आप कितना बताओगे? 22। आपको पता हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े में कितने होते हैं? 23 होते हैं। समजात गुणसूत्रों की संख्या, ऑटोसोम का मतलब समजात, दैट मीन्स कह सकते हो चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दैट मीन्स लड़का हो या लड़की हो, दोनों में क्या होंगे? सेम रहेंगे। 44 गुणसूत्र ऐसे रहेंगे जो कि बॉयज और गर्ल्स के, दैट मीन्स लड़का और लड़की के क्या होंगे? समान होते हैं। तो यहाँ पे 44 नंबर में रहेंगे। समजात गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। जोड़े में कितने होते हैं भैया? 22 होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहां पे हमें मिलेगा। यहां पे क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग। आपको बता दें लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? आपको बता दें तो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। यहीं पे आ गया पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग, तो कितने होंगे भैया? आपको पता होगा कि जब 2 नंबर में हैं तो पेयर में तो 1 ही होंगे, यही होंगे भैया। आ जाइए, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाइए, आपको बता दें कि जो मेल हैं उनका 23rd क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है भैया? XY होता है। और फीमेल का क्या होता है? X होता है। यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन क्या है भैया? आ जाइए, आपको आंसर मिल गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं? तो आपको बता दें XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। कौन से गुणसूत्र? XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। इसका ऑक्सीजन था, इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इसका XY था। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीडिक कोशिकाओं के क्या कार्य है? लीडिक कोशिकाओं का क्या कार्य है? लीडिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो लीडिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? ह्यूमन में, मनुष्यों में यानी लड़कों में क्या करती हैं भैया? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती हैं? स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती हैं भैया? स्रावण करती हैं। तो आप लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन।
टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। तो आप इतना लिख देंगे, यहाँ पे एग्जाम में आएगा कि लीडिक कोशिकाओं से के क्या कार्य हैं, तो आप लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? अगर आपको बता दें तो जैव विविधता तप्त स्थल वह होता है जो कि मानवीय गतिविधियों को क्या करता है भैया, जो कि आबादी को कह सकते हैं आप कि जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन है वो खत्म हो रही है तो उसको बचाने का काम करती है, ठीक है ना, उनसे बनी क्या करती है, उनका सामना करती है। तो आप यहाँ पे आपको आंसर दिखा रहे हैं भैया, इसका पूरा डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पे आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि बीजांड में, ध्यान दीजिए आपको कॉपी में कैसे लिखना है, हमने पूरा बढ़िया से हैंड रिटन लिखवा करके आप लोगों के लिए लाया भैया, तो आप लोग इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका था क्या कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत बनता है क्या कहलाता है, तो आप लोग ऐसा ही लिखेंगे कि नाभिका कहलाता है, दैट मीन्स हाइलम कहलाता है। आपको ऐसा ही लिखना है भैया, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है कि टीबी के टीके का नाम क्या है, टीबी के टीके का नाम क्या है भैया, बीसीजी होता है। क्या होता है, बीसीजी होता है। आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय के जनक के रूप में, अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो पारिस्थितिकी के अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम चिकित्सा में करते हैं भैया। कहाँ करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, कृषि में करते हैं, परजीवियों में करते हैं कि नहीं भैया, परजीवी जीवों में करते हैं। यही तीन ऑप्शन थे, इन तीनों में करते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से सभी में करते हैं, आपको यही लिखना है भैया। इसके बाद ये तो था आपका सेक्शन ए था। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी की बात। बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुआ, अब आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न में। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपको लिखना है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आप अगर टाइम बचाना चाहते हो, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ नहीं लिख करके बस आप इतना लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, या ऑक्सीजन गैस लिख दोगे, इतना ही सफिशियंट है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो डीएनए अणु को आपका विदलन एंजाइम तोड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, विदलन एंजाइम तोड़ने का काम करता है। यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो हमने बताया एक्स वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भैया, पुरुषों में पाए जाते हैं, दैट मीन्स मेल में पाए जाते हैं। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि लेडिक कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, तो आप लिखेंगे लेडिक कोशिका, इसका कार्य होता है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का क्या करना, श्रावण करना। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण कहाँ पे होता है, तो पुरुषों में होता है भैया। दैट मीन्स आप कह सकते हो आप क्या कहोगे कि मेल में होता है। किस में होता है भैया, पुरुषों में होता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता तप्त स्थल की, तो जैव विविधता तप्त स्थल में आप लिखेंगे तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की, तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी को, या ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। जो मानवीय गतिविधियों के नष्ट होने के खतरे का क्या करते हैं, सामना करते हैं, वही आपके जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट भैया,
एक मिनट भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, चलिए भैया, उम्मीद दिख रहा, हाँ चलो ठीक है भैया, हो गया क्लियर, ठीक है ना, आ जाइए, चलिए ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा, ठीक है ना, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटसन तथा क्रिक द्वारा, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित द्विकंडलित, ठीक है ना, वाटसन द्वारा वाटसन तथा क्रिक द्वारा, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था कि आपका कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको वर्णन नहीं करना है, आपको पता है कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में, कहने का मतलब 1953 में द्विकुंडलित मॉडल दिया था, और इसके लिए इनको 1962 में 1962 में इनको क्या मिला था भैया, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा कि आपके जो डीएनए था उसका आइए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे लगाया गया है, एक मिनट आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं भैया, आ जाइए, ये देख लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, आपके बुक में है तो आप लोगों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दें तो आपका जो टोटल लेंथ है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई है, 36 एंगस्ट्रॉम है भैया। कितना है, टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल इनकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब, ठीक है ना, एक मिनट भी बढ़िया से लिख दें, टोटल लेंथ की बात करते हैं, टोटल लेंथ कितना है, 36 एंगस्ट्रॉम है, टोटल लेंथ कितनी है, 36 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना भैया। इसके बाद में अगर आप डायामीटर की बात करते हैं, इनके डायामीटर की बात करें, ठीक है ना, डायामीटर बोले तो व्यास की बात करते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। और आपको पता है कि हमेशा एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बांड के साथ थायमिन से जुड़ता है, और आपका जो ग्वानिन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बांड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है भैया। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर होगा, क्योंकि आपको वर्णन नहीं करना है, बस आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है भैया, ठीक है ना। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोग का, ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, किसी एक यौन संचालित रोग, किसी एक यौन संचालित रोग का नाम लिखिए एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। यानी यौन, ठीक है ना, कह रहा है कि यौन संचालित रोग का नाम लिखिए और उसके रोकथाम, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका कोई ट्रीटमेंट बताइए, उसका कोई उपाय बताइए। तो यहाँ पे आपको बता दें, एक रोग है जो इसका नाम सुजाक है। क्या नाम है भैया, सुजाक नाम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह एक यौन संचालित रोग है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें, संभोग ना किया जाए, या फिर यानी कहने का मतलब है आप किसी पार्टनर के साथ संभोग ना करें, या फिर ऐसे साथी के साथ आपसी एक संगी संबंध रखा जाए जिससे एक बीमारी, यह बीमारी ना हो। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि फिलहाल तो आपको संभोग ही नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे साथी के साथ करिएगा, ऐसे पार्टनर के साथ करिएगा जिनको यह बीमारी ना हो, ठीक है भैया। ये इसके कंट्रोल करने के ये उपाय हैं भैया, ठीक है ना। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 45 होती है, 44 प्लस x हो जाती है भैया। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितनी होती है, 47 होती है। आप इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है भैया। तो आप याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जितने भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन बचने के 100% चांस है। कहने का मतलब है आपके 2-4 क्वेश्चन तो जरूर ही बच जाएंगे,
चाहे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, किसी ना किसी के जरूर क्वेश्चन बजाएंगे। सेक्शन डी के तो 100% के एक क्वेश्चन बजना ही बजना है। तो भैया आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी प्लीज़, ठीक है ना। आप लोगों को अगर भैया कुछ पाना है तो आप लोग प्लीज़ देख के जाइएगा, ठीक है ना। आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है भैया। हमारा फ़ायदा का मतलब हमने अगर आप लोगों की डिमांड पे ही हमने ये फैमिली स्टार्ट की थी ना, या आपके लिए आपकी डिमांड पे ही हमने ये चैनल बनाया है, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बतानी है और इसकी खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, दोहरा निषेचन होता क्या। किसकी बात करें? पौधों की बात कर रहे हैं भैया। तो आपको पता है कि पहले नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर के द्विगुणित युग्मनज बना लेना। हम कह सकते हो कि n + n मिलकर के 2n बना लेंगे। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर के युग्मनज का निर्माण कर लेंगे तथा द्विगुणित केंद्रक का दूसरे नर युग्मक के साथ कह सकते हो कि ये जो 2n है यह एक n से संलयन करने के बाद फिर क्या करेगा, ये 3n बना लेगा। दैट मीन्स 3 संलयन बना लेगा। तो केंद्रक का दूसरे नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। आपने देखा कि यहाँ पे एक नर युग्मक दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन किया, एक बार संलयन किया, वो आपका क्या कहलाया? निषेचन कहलाया। लेकिन फिर जो युग्मनज बना था उसी युग्मनज के साथ फिर एक नर युग्मक ने आकर के क्या किया भैया? संलयन कर लिया। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कितनी बार संलयन हुआ? 2 बार हुआ। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दोहरा निषेचन कहते हैं। या कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा त्रिसंलयन किसे कहते हैं? तो दोहरा निषेचन को ही हम त्रिसंलयन कहते हैं। एग्जाम में अगर आ गया कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की तो आप लोग बताइएगा। नवास्चिन ने किया था। कब किया था? 1900 में किया था। नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1900 में दोहरा निषेचन की खोज की थी। कभी कभी ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप याद करके जाइएगा, ठीक है भैया। आगे आते हैं। और कभी कभी क्या हमें लगता है कि आपका जो 29 तारीख को एग्जाम है उसमें भी आने के चांसेस हैं दोहरा निषेचन के, ठीक है भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 3 का दैट मीन्स 3 का ई जो है आपका क्या है भैया? 3 का ई क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। आपको सबसे पहले थोड़ा सा हम मेंडल के बारे में बता दें भैया। यहाँ पे कोई प्लेस खाली हो तो चलिए, यहाँ पे खाली है, आ जाइए। मेंडल की बात करें, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1822 को हुआ था। 22 अप्रैल 1822 को हुआ था। और मेंडल के जो लॉ थे, नियम थे, इन्होंने 3 नियम दिया था भैया। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट मीन्स प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉ क्या था इनका? सेकेंड लॉ था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहने का मतलब है पृथक्करण का नियम। किसका नियम? पृथक्करण का नियम। थर्ड लाइन का था क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, जिसको हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आपको बताया हमने क्या कि ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 अप्रैल 1822 को ऑस्ट्रिया कंट्री के ब्रून नामक सिटी में हुआ था। और मेंडल जी ने 3 नियम दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है भैया। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो हम यहाँ पे मेंडल के पृथक्करण के नियम को देखेंगे भैया। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्या लिखा गया? पृथक्करण के नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब प्रथम संतति पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीव पौधों से स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी F2 में सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात देखने को मिलता है, वही पृथक्करण हो जाता है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। तो आपको पता था कि जब मेंडल ने पहले नियम में, प्रभाविता के नियम में, 2 पौधों को लिया था, एक लंबे पौधों को, दूसरे बौने पौधों को लिया था। जब इनके बीच संकरण कराया था तो आपको पता है कि इनको सभी पौधे संकर पौधे मिले, दैट मीन्स हाइब्रिड पौधे मिले। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे नियम में क्या किया, उन्हीं संकर पौधों के साथ फिर से F2 जनरेशन, दैट मीन्स कि F2 संकरण कराया और उसमें उनको क्या मिला भैया, उनको उनमें पृथक्करण, दैट मीन्स उसमें उनको अंतर दिखाई दिया, और यही क्या कहलाए भैया, पृथक्करण का नियम कहलाए। यहाँ पे संकर पौधों को लेकर के जब क्रॉस कराया तो इनको 2 पौधे, ध्यान दीजिए, एक पौधा लंबा मिला, 2 पौधे संकर मिले और एक पौधा बौना मिला। अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं, जो जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1 है, फिनोटाइप अनुपात क्या है इनका भैया, 3:1 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं उनकी बात करें तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु आप जानते हैं, बैक्टीरिया जो आपका है फंजाई है, या साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये जीव वायु की नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति अर्थात उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा होता है, राइजोबियम, एनाबिना, इन सभी के द्वारा होता है भैया। तो आप इसको याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस क्या है, इसके बचाव व उपचारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दें एस्कैरिस नामक परजीवी से संबंधित है। यह परजीव छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। एस्कैरिस के अंडे रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं। मल के साथ क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए, चाउमीन खाने से पहले हाथ को साबुन से धो लिया करिए। जितनी भी गर्ल्स हैं ये सबसे पहले क्या करती हैं, चाउमीन शुरू कर देती हैं भैया, पिज्ज़ा शुरू कर दी। पिज्ज़ा की बात करें तुरंत ही ध्यान दीजिए, ये होटल में जाएंगी तो बढ़िया से काट के उसको बढ़िया से शुरू करेंगे, लेकिन घर पे पाएंगे तुरंत ही हाथ से उठा करके स्टार्ट कर देती हैं। तो थोड़ा आप लोग हाथ तो हैंड वॉश करके उसके बाद घर पे आए तो हैंड वॉश करने के बाद ही पिज्ज़ा खाया करिए, ठीक है ना। कुछ गर्ल्स हैं ऐसी हैं जिनके मुंह में पानी भी आ गया होगा भैया, नाम लेते मान। चलिए आ जाइए भैया। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है इसके उपचार के लिए, भोजन करने से पूर्व आपको हाथ धुल लेना है, हैंड वॉश कर लेना है, शौचालय साफ रखना चाहिए हमेशा। और ध्यान दीजिए व्यक्तिक और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। पानी को गर्म करके छान कर पीना चाहिए, हमेशा पानी को गर्म करके गुनगुना करके पीना चाहिए। और ध्यान दीजिए जहाँ पर भोजन तैयार होता है वहाँ की साफ़ सफाई आदि का निरीक्षण करें, और आपका जहाँ भोजन बनता है थोड़ा सा वहाँ साफ़ सफाई ध्यान दीजिए, और वहाँ पे कहीं पानी इकट्ठा न हो, ऐसा कुछ, यानी ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद अपने आसपास के वातावरण को साफ व शुद्ध रखना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो घर है, आसपास कहीं पे पानी इकट्ठा न हो, कहीं पे घास फूस न हो, यानी कहने का मतलब सफाई का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। ये है इसके बचने के उपाय। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बट हमारे आज के जो युवा हैं ये साफ सफाई से ज़्यादा तो मोबाइल पे ध्यान देते हैं भैया, ठीक है ना। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा अपने घर के जो आपको बचाता है उस पर ध्यान दे लीजिए करिए, ठीक है ना। आपकी सोना बाबू काम नहीं आएंगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भैया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या निषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे निषेक जनन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। कहने का मतलब है निषेचन हो ही ना और भ्रूण का निर्माण हो जाए, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। मतलब ना हो, ठीक है ना। तो अनिषेक जनन जहाँ पे क्या हो, भ्रूण का निर्माण ना हो, वही क्या हो, यानी भ्रूण का निर्माण हो बिना निषेचन के, वही अनिषेक जनन कहलाता है। और कुछ मधुमक्खियों में, छिपकली में देखा जाता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं तो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की होती हैं, श्रमिक मक्खी, रानी मक्खी, नर और ड्रोन मक्खी। श्रमिक मक्खी में गुणसूत्र 32 होते हैं और
न रानी मक्खी में भी 32 होते हैं, लेकिन जो नर मक्खी ड्रोन होता है उसमें 16 ही होते हैं बेचारे में। कितने होते हैं भैया? 16 होते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें, आपको जितने भी मच्छर काटते हैं वो हमेशा नर मच्छर नहीं काटते, मादा मच्छर काटते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा खून चूसने का जो काम करती हैं वो महिलाएं करती हैं, ठीक है ना, यानी गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ नहीं करते। बेचारा बॉयज़ का खून चूसा जाता है बस हमेशा, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग बच के रहा करिए, और एग्ज़ाम है थोड़ा इनसे और बच के रहिए, थोड़ा सा आप पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है भैया। तो चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए इनके लिंग निर्धारण को बढ़िया समझाया गया है। 2n n n और यहाँ पे n n देख लीजिए 2n 32 बन गए भैया, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे 16 ही रह जाते हैं। यह है इनका लिंग निर्धारण, आपने क्लास में बढ़िया से पूरा डिटेल में पढ़ा होगा भैया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया, आ जाते हैं हमारा, अब 5वां क्वेश्चन आ गया। हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 5वां क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात करें, इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए खंड या जीन को जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा जाता है, काटा जाता है या उसको सही किया जाता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। मानव इंसुलिन के निर्माण में और टीका उत्पादन के निर्माण में हम क्या करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव के इंसुलिन के निर्माण करता है, अगर ना होता तो बहुत ही प्रॉब्लम थी भैया, ध्यान दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, डीएनए और आरएनए में 3 अंतर लिखिए। तो डीएनए आरएनए में 3 ही अंतर लिखने हैं। तो आपको पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है भैया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना भैया। इनका फार्मूला क्या होता है? C5H10O4 होता है। इनका क्या होता है? C5H10O5 होता है। यहाँ पे लिखा गया अंतर, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आपको पता है कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। प्रोटीन आरएनए किस में सहायता करता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और इसमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आपको बताया था क्लास में कि आपका जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए में जो होता है राइबोज शुगर पाया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भैया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव इंसुलिन की बात करते हैं, पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया भैया, हम सिर्फ यहाँ पे रीड कर देना, आप लोग बढ़िया समझ लीजिए। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। इस हार्मोन्स की अपूर्णता रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देती है। यह परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं। यह मधुमेह रोग का कारण बनता है। यह किसका कारण बनता है? मधुमेह रोग का, जो डायबिटीज होता है लोगों में, यह इसी का कारण है भैया। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रक्त शर्करा कम हो जाती है, इससे इंसुलिन आघात हो जाता है। इससे थकावट, मूर्छा, ऐंठन और अंत में मृत्यु हो जाती है। इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था भैया। सबसे पहले इसको किस में देखा गया था? कुत्तों में देखा गया था भैया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्य की बात करें, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने के साथ ही इंसुलिन शरीर की हर कोशिका तक ऊर्जा पहुँचाने का कार्य भी करता है। ये ध्यान दीजिएगा भैया। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 आ जाता है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल संक्षिप्त स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा भैया। जो मॉस्किटो काटता है वो साइकिल हमसे वो नहीं, हम भूल गए उसको अपलोड करने का, यहाँ पिक्चर लगाने का। तो आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में है। नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम अगली क्लास में उसको, अगला जब क्लास लेंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, तो उसमें हम उस पिक्चर को ऐड कर देंगे भैया। सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर ही बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को केवल सचित्र
नहीं, केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको हमने जन्म बता दिया। यहाँ पे मेंडल ने जीव विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए, 3 नियमों का प्रतिपादित किया। आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल के 3 नियम थे भैया, आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। आपको इतने ही आंसर लिखने, आपको हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया उनका जन्म कब हुआ था। और उनके मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1884 को हुआ था। 6 जनवरी 1884 को हुआ था। ये सारी चीज़ें मेंडल की जो भी बताई हैं आप एक जगह करके आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा भैया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में अंतर बताना है। तो भैया समष्टि और समुदाय में अंतर आपको बताना है। समष्टि क्या होती है और समुदाय क्या होता है। अगर हम समष्टि और समुदाय की बात करें, समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है और समुदाय जीवित रह सकता है, ठीक है ना। समष्टि दैट मीन्स सिंगल की बात कर रहा है, वो अकेले जीवित नहीं रह सकती है, समुदाय जीवित रह सकता है। समष्टि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन आपका जो समुदाय हो वो परितंत्र को प्रदर्शित करता है। समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है और समुदाय में इनमें अंतरजातीय संघर्ष होता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुभ्रूणता, ठीक है ना। और हाँ आपको बता दें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया आपको अगली क्लास में हमने पढ़ाया था भैया। अगली क्लास का मतलब आपके फर्स्ट मॉडल पेपर में पढ़ाया है, आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा, हमने इसमें ऐड नहीं किया है भैया, ठीक है ना। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ लीजिए। अब देख लीजिए आपका एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया, उसके क्वेश्चन इसमें आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट है आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं भैया, तो आप लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप फर्स्ट मॉडल पेपर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता में यहाँ पे है बहुभ्रूणता। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। यह देखा किसमें गया, उदाहरण में संतरा आ जाता है कि बहुभ्रूणता किसमें देखा गया, आपको एग्जांपल दे देगा। तो आप लोगों का एमसीक्यू में अगर आता है तो आपका क्या है, संतरा है भैया। इनकी खोज किसने की थी, एंटोनी वान लेवेनहॉक ने की थी। हाँ वही एंटोनी वान लेवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, उन्होंने ही बहुभ्रूणता की खोज किया था, ठीक है ना भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका फल का निर्माण। फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। तो भैया आप लोग जो मालदहवा आम खाते हो वो आपका फल ही तो है, तो आप लोग बता नहीं सकते उसके बारे में कि फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। आप लोग बढ़िया से बता सकते हो भैया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है मनुष्य का नर जनन तंत्र। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसा ही बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है भैया। तो इसको आप बना लीजिएगा पूरी तरह से, ठीक है। हमने आपको एग्जाम में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर का बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है भैया। तो प्लीज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ आपको बता दें बायोलॉजी में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आपका माइनस नहीं, जान लीजिए नंबर माइनस हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और आप ध्यान दीजिएगा जो भी टॉपिक आता है अगर आप स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करेंगे मेरी गारंटी है कि आप 90+ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है भैया। तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर लीजिए। फिलहाल टाइम आपके पास बहुत कम है, 29 तारीख को ही आपका एग्जाम है, बट कल संडे है तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके भैया आप बढ़िया से बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स हैं आप उसको बार बार रिवाइज करिए। और मैं आपको 5 जो मॉडल पेपर जितना भी दे पाऊंगा आपके एग्जाम के पहले आप उसको पढ़ के चले जाइए। मेरी गारंटी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं रहेगा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा है और हमें आता है और हम लिख लेंगे, हमारा 70% प्लस जाएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमें ला ही देंगे, 100% है भैया। तो आ जाइए, यहाँ पे आपको हमने नर जनन तंत्र देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपका, हाँ
क्योंकि यहाँ पे वर्णन भी करना था। तो देख लीजिए यहाँ पे वृषण भी बताया गया। यह त्वचा का बना हुआ थैलानुमा कोष है। इसमें वृषण होते हैं। इसका तापमान शरीर से के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 3 या 2, ठीक है ना, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण की बात करें, वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। आपको पता है कि वृषण में एक किसमें होता है, लीडिक कोशिकाओं में होता है भैया। तो इनकी संख्या 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपको इतना तो पता ही होगा भैया। आदि वृषण, यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। आदि वृषण में आपका शुक्राणु आपके एग्जाम में आ सकता है। शुक्राणु परिपक्व कहाँ पे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आदि वृषण में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भैया कि शुक्रवाहिनी क्या होती है। यह वृषण तथा आदि वृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। यह वृषण तथा आदि वृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। कहाँ तक, शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। शुक्राशय की बात करें भैया, यह एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यह क्या होती है, ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है। इसमें शुक्राशय द्रव होता है। शुक्राशय क्या होता है भैया, द्रव होता है, ठीक है ना भैया। इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको बताएं शिश्न क्या होता है। यह एक मांसल संरचना होती है। यह एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करने का काम करता है। शिश्न जो होता है अपर पार्ट होता है। आपको अगर स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझा दें भैया, तो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है भैया, ये आपका वृषण है। यहाँ पे ये शिश्न है। ये शिश्न जो होता है योनि में इंटर करता है, और जब योनि में जाता है तो यहीं से हमारा जो योनि में इंटर करेगा तो यहीं से हमारा जो क्या होता है, शुक्राणु होता है, शिश्न के द्वारा ही डिस्चार्ज, यानी शिश्न के थ्रू ही डिस्चार्ज होकर के योनि में इंटर करता है भैया। ये होते हैं पार्ट इनके, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका शुक्राशय है, ये आपका शुक्राशय है, वृषण है आपका, ठीक ना। ये मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है ना भैया। तो आ जाइए, यहाँ पे आते हैं हम। क्लियर हो गया। मूत्र मार्ग, या आप ध्यान दीजिए, यह मूत्र या वीर दोनों के बाहर निकलने का मार्ग होता है, ठीक है ना। ये सहायक जनन ग्रंथि की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि यह यहाँ के आधारी भाग में स्थित है, ठीक है ना। प्रोस्टेट द्रव के स्राव का होता है जो कि दुधिया एवं गाढ़ा रंग का होता है। आपको बता दें, जो आपका शुक्राशय यानी शुक्राणु होता है, शुक्राणु की बात करें तो कैसा होता है, चिपचिपा दुधिया रंग का होता है भैया। इसके बाद ध्यान दीजिए, काउपर ग्रंथि, यह एक प्रोस्टेट, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, सॉरी, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा पर यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा निर्माण अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ब्लास्टुला अवस्था तथा तक भ्रूण गर्भाशय से नहीं जुड़ा होता है और इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। इसके बाद ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर पोषण उससे प्राप्त करने लगता है। इस समय ब्लास्टुला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है। क्या होता है भैया, एक सतह का विकास हो जाता है। और ध्यान, जिसे कोरियन या जरायु कहते हैं। जरायु की भीतरी सतह पर भी झिल्ली बन जाती है जिसे हम एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एमनियोन कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक होता है, तक हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ सकता है कि अपरा का निर्माण कब होता है, तो अपरा का निर्माण तीसरे सप्ताह के निषेचन के तीसरे सप्ताह के बाद अपरा का निर्माण हो जाता है। अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियाँ अलग अलग होती हैं जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिलता। अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है जिसे हम नाभि नाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाभि नाल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दे, विलुप्त होते जीवों की जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN, ठीक ना, IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह फुल फॉर्म आ सकता है, आप लोग याद करके जाइएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आप इसको याद करके जाइएगा। इसके बाद क्या लिखा गया है भैया,
कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ था। यह पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1972 में हुआ था। रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ये पुस्तकें निम्न प्रकार हैं भैया। तो आइए देख लेते हैं इनके पुस्तकों के बारे में। तो प्रथम पुस्तक, इसमें स्तनधारियों की 336 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। द्वितीय पुस्तक में पक्षियों की 287 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तृतीय पुस्तक में सरीसृप के 119 जातियों के और उभयचर के 36 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। चतुर्थ पुस्तक में इनके मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। और आपको बता दें, पांचवी पुस्तक में इसमें पादपों के दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया है भैया। ठीक है ना, तो इतना हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ, तो एक क्वेश्चन आपका आनुवांशिक कूट है, ध्यान दीजिए। आनुवांशिक कूट पर निबंध, तो हमें लगता है कि आपका आनुवांशिक कूट का निबंध आप लोग देख लीजिएगा। आपके फर्स्ट मॉडल पेपर में आनुवांशिक कूट का निबंध लिखाया गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और हाँ एक क्वेश्चन और है भैया आपका, क्या है आपका क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी आपके पहले शनि जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है उसमें पढ़ा है। आप ध्यान दीजिए, आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, दैट मीन्स कह सकते हो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पहले मॉडल पेपर में सॉल्व हो गए हैं। और यही नहीं, 3 नंबर के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके पहले मॉडल पेपर में सॉल्व हो गए। तो 8-8 नंबर 10-10 नंबर के तो हम भैया सॉल्व करा दे रहे हैं। अगर ऐसे ही हमने 5 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया तो आप लोग खुद समझ सकते हो कितना मॉडल पेपर आपको 8 पंचे, अगर हम 10 नंबर मानते हैं भैया तो 8 धम्मा नहीं भैया, ध्यान दीजिए। 5 मॉडल पेपर सॉल्व कराएं, 50 नंबर तो बच जाएगा भैया आपको। 5 मॉडल पेपर में 50 नंबर बहुत है। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ लीजिए बस ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बचा है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भैया, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। आपको पता है कि दूध से दही बनता है तो हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया रोकथाम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। आपको बताएं, जो हमने बताया था, हमने बोला था छोटा सा छोटा जीव, बड़ा सा बड़ा जीव हमारे लिए लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है। हम लोग भी धरती के लिए अगर लाभदायक हैं तो हानिकारक भी हैं भैया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीव तथा सूक्ष्मजीवों से व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं जिससे वह दही बनता है। हमने पहले बता दिया कि दूध से दही बनता है भैया। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गुत्थे आटे का किण्वन सैक्रोमाइसीज सेरिबेसी नामक, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है भैया, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। सैकेरोमाइसीज सेरिबेसी के द्वारा हम यानी क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं भैया, नामक ईस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग, जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज़, पनीर जानते हो, पनीर को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है भैया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, यहाँ पे लिखा गया है 100 वर्षों से अधिक के समय में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग वाहित मल के उपचार के लिए किया जा रहा है। गोबर में सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है। आपके गोबर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट होता है भैया। आज आपका मॉडल पेपर सेकंड भी क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर, जैसा हमने कहा था 5 मॉडल पेपर, जिसमें से 2 मॉडल पेपर तो हमने पढ़ लिया भैया, पूरा कंप्लीट बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम तीसरे मॉडल पेपर कल लाएंगे, कल भी आपकी क्लास चलेगी और कल तीसरा मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 29 तारीख के पहले हम आपको 5 मॉडल पेपर दे दें भैया, जैसा हमने आपको कहा है वैसा हम कर दें भैया, ठीक है ना। तो आज का आपका यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व हो गया। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपका कॉलेज ग्रुप है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाए। हम नहीं कहते हैं कि आप उनसे कहिएगा कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लेकिन इतना रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बस कह दीजिएगा कि भैया वो देख करके पढ़ करके चले जाएं, पास हो जाएं।
प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके भाई बहन होंगे, आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी हैं, भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि आपके लिए बढ़िया से मॉडल पेपर लाया गया है। ऐसी क्लास आप लोगों को हमें नहीं लगता भैया, आप ऐसा हम नहीं करें कि आपको हम ही ने बढ़िया दिया, बट हमें लगता है कि आप लोगों को हम जैसे कॉपी में लिखना है, क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें हमने बढ़िया से लिख करके आपके लिए लाया है भैया। ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई मेहनत क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो समझ लीजिए हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। और हाँ भैया, क्लास कंप्लीट करने से पहले एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा शायरी है भैया, कि जैसा कि हमारे एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम्स आए हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। एक पेपर में आपका सही नहीं जाता, दूसरे पेपर में आप सोचते हो कि हमारा गड़बड़ चला गया, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि हमारा पेपर गड़बड़ गया, ऐसा है। तो आप लोगों को बता दें, कभी भी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमने जो भी गलतियाँ की उसको हमें आगे बढ़ना है, बस हमने जो गलती की हम उसको सुधार करके बढ़िया से अगले पेपर में बढ़िया करेंगे। अगर हमने अगले पेपर में गड़बड़ किया है तो हम ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि अगला पेपर हमारा बढ़िया जाए। बस हमें ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा पिछला पेपर गड़बड़ गया है, हम उसको बैठ करके सोचते रहें। ऐसा आपको नहीं करना है भैया। तो एक आपको छोटी सी शायरी है, अगर अच्छी लगे तो ठीक है ना, आगे आपकी मर्जी। तो तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हमने क्या कहा भैया कि तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। तो ठीक है भैया, इसी शायरी के साथ आपकी क्लास को हम समाप्त करते हैं और कल हम आपके लिए 3rd मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस बाय बाय, ऑल ऑफ यू वेलकम्स बीबीबी यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है भैया, ठीक है ना। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, हम कल मिलेंगे आपसे 3rd मॉडल पेपर के साथ।